सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। थॉमस जेफरसन का ये कथन आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही बैठता है, खासकर जब हम भारत की समुद्री सीमाओं और हिंद महासागर में जो कुछ हो रहा है उस पर बात कर रहे हों। नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते पनडुब्बी प्रभाव की और इससे भारत के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनकी। हमारी ये चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक अहम लेख पर आधारित है। हमारा इरादा है कि इस लेख के जो तथ्य हैं, जो विश्लेषण है, उसे आसान भाषा में समझें ताकि जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं और ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है और जो आम लोग भी इन मामलों में रुचि रखते हैं वो इस जटिल मुद्दे को समझ सकें। हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान को चीनी पनडुब्बियों की सप्लाई और चीन की जो क्षेत्रीय रणनीति है वो भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस ताज़ा घटना से जिसने इस मुद्दे को फिर से सामने ला दिया है। 14 अगस्त 2025 को चीन ने पाकिस्तान के लिए PNS मैंग्रो पनडुब्बी लॉन्च की। ये पाकिस्तान की हैंगौर क्लास सीरीज की तीसरी पनडुब्बी है। जी हाँ, और ये मतलब कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। ये चीन की अपनी जो युआन क्लास टाइप 039B पनडुब्बी है उसी का एक स्पॉट वर्जन है। इसे खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान कुल 8 ऐसी पनडुब्बियां ले रहा है चीन से। 8? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और लागत भी करीब $5 बिलियन है। 4 चीन में बनेंगी और बाकी 4 चीन की मदद से कराची शिपयार्ड KSEW में। ये पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनमें ऐसा क्या खास है? मतलब क्या क्षमताएं हैं इनकी जो इन्हें इतना महत्वपूर्ण बना देती हैं? ORF लेख क्या कहता है? देखिए, इनकी स्पेसिफिकेशंस तो प्रभावशाली हैं ही। 77 मीटर लंबी, 3600 टन वजन, पानी की नीचे रफ्तार भी अच्छी है, करीब 20 नॉट यानी 37 किलोमीटर घंटा, और 300 मीटर गहराई तक जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनमें लगी चीनी स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP प्रणाली। AIP प्रणाली? ये क्या चीज है और ये इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? पर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए एक कह सकते हैं क्रांतिकारी तकनीक है। आप सोचिए, सामान्य पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ दिन में सतह पर आना पड़ता है या स्नॉर्कल करना पड़ता है पानी के ठीक नीचे। हाँ, और तभी वो डिटेक्ट हो सकती हैं। बिल्कुल, उसी समय उनके पकड़े जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। AIP सिस्टम क्या करता है कि ये पनडुब्बी को बिना बाहरी हवा लिए यानी बिना सतह पर आए अपना इंजन चलाने और बैटरी चार्ज करने की क्षमता देता है। इसका सीधा मतलब है कि पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। ये जो हैंगोर क्लास है ये AIP के साथ 3 हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। 3 हफ्ते? ये तो वाकई मतलब बहुत चिंताजनक है। इन्हें ढूंढना तो फिर बेहद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल। और ये सिर्फ छुपने में ही माहिर नहीं है। अच्छा? हथियारों के मामले में, हथियारों के लिहाज से भी ये काफी सक्षम है। इनमें आधुनिक तार निर्देशित टारपीडो तो हैं ही, साथ ही ये YJ-18 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दाग सकती हैं। माना जाता है कि ये रूसी 3M54 क्लब मिसाइल की नकल है। और सबसे चिंता की बात, जैसा ORF लेख भी इशारा करता है, ये शायद पाकिस्तान की बाबर 3 परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल भी ले जा सकेंगी, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल एक पारंपरिक पनडुब्बी पर? जी हाँ, ये संभावना जताई जा रही है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि चीन ने ये उन्नत AIP तकनीक, खासतौर पर स्टर्लिंग इंजन वाली, हासिल कैसे की? लेख में इसका जिक्र है? क्योंकि ये हमेशा से उनके पास नहीं थी, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। लेख बताता है कि शुरुआत में चीन इस तकनीक में काफी पीछे था। दुनिया में उस समय AIP की 3 मुख्य तकनीकें थीं। चीन ने उनमें से स्टर्लिंग इंजन को चुना, जिसे विकसित करना शायद बाकियों के मुकाबले थोड़ा आसान माना गया। लेकिन उनका अपना जो 711 संस्थान है वो 1975 से कोशिश कर रहा था, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। तो फिर ये ब्रेक थ्रू कैसे मिला? असली सफलता मिली कह सकते हैं एक अप्रत्यक्ष रास्ते से। 90 के दशक में चीन की एक नागरिक कंपनी है हाइकी। उसने स्वीडन की एक कंपनी स्टर्लिंग वर्साल AB के साथ मिलकर नागरिक उपयोग के लिए स्टर्लिंग इंजन विकसित करने का समझौता किया। नागरिक उपयोग? जैसे पर्यावरण के काम या और कुछ। कागजों पर तो यही था, लेकिन बाद में इसी तकनीक को
धीरे धीरे सेना के लिए इस्तेमाल किया गया। ये चीन की जो मिलिट्री सिविल फ्यूजन रणनीति है और विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करने की उनकी जो क्षमता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। मतलब सिविलियन प्रोजेक्ट की आड़ में सैन्य तकनीक हासिल कर ली। जी हाँ, और 2006 तक उन्होंने अपनी युआन क्लास पनडुब्बी में पहला स्वदेशी स्टर्लिंग AIP सिस्टम लगा भी दिया था। तो ये साफ है कि मामला सिर्फ पाकिस्तान को पनडुब्बी बेचने का नहीं है। इसके पीछे चीन की एक बड़ी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति है। निश्चित रूप से चीनी नौसेना 2009 से हिंद महासागर में किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन ORF लेख 2013 को एक अहम मोड़ मानता है। उस साल चीन ने पहली बार पायरेसी रोधी गश्त के बहाने अपनी एक परमाणु हमला पनडुब्बी मतलब SSN शांग क्लास की हिंद महासागर में भेजी। अच्छा, 2013 से? हाँ, और उसके बाद से तो चीनी पनडुब्बियों की तैनाती, चाहे वो पारंपरिक हों या परमाणु, लगभग आम हो गई हैं। वो अक्सर कहते हैं कि ये अभ्यास के लिए है या गश्त के लिए, लेकिन उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ी है। और पनडुब्बियों के अलावा भी चीन की कुछ और गतिविधियां बढ़ी हैं क्या इस इलाके में? लेख में कुछ और बातों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, पनडुब्बियों के साथ साथ चीनी समुद्री सर्वेक्षण जहाज, जिन्हें ओशिनोग्राफिक सर्वे शिप्स कहते हैं, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास नियमित रूप से देखे जाते हैं। ये जहाज सिर्फ पानी की गहराई नहीं नापते, ये समुद्र के पानी का तापमान, उसका खारापन, उसकी अलग अलग परतें, जिन्हें थर्मल क्लाइन कहते हैं, और समुद्र की तलहटी की बनावट का बहुत विस्तृत नक्शा तैयार करते हैं। और ये जानकारी पनडुब्बी युद्ध के लिए जरूरी होती है। सोने की तरह ये सारी जानकारी पनडुब्बी ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी होती है। इससे अपनी पनडुब्बी को छिपाने में और दुश्मन की पनडुब्बी को खोजने में, दोनों में मदद मिलती है। पाकिस्तान के अलावा चीन इस क्षेत्र में और कहां-कहां अपने पैर पसार रहा है? लेख में शायद बांग्लादेश और श्रीलंका का भी जिक्र था। जी, चीन का प्रभाव सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। उसने बांग्लादेश को 2 पुरानी मिंग क्लास पनडुब्बियां दी हैं। और इतना ही नहीं, चीन की PLA यानी उनकी सेना से जुड़ी एक कंपनी है पॉलीटेक्नोलॉजीज, उसने चटगांव में BNS पेक्वा नाम का एक पनडुब्बी बेस भी बनाया है। चटगांव में? बांग्लादेश में? जी हाँ, इससे चीन को बंगाल की खाड़ी में एक तरह से फॉरवर्ड पोस्ट मिल जाता है। उधर श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर चीन का जो बढ़ता नियंत्रण है, वो उसकी पहुंच और प्रभाव को और मजबूत करता है। लेकिन श्रीलंका ने तो शायद कुछ समय पहले भारतीय चिंताओं को देखते हुए चीनी पनडुब्बियों को अपने बंदरगाहों पर आने से रोका था। हाँ, ये सही है। लेख के अनुसार फिलहाल कोलंबो ने चीनी पनडुब्बियों को हम्बनटोटा या कोलंबो में रोकने की अनुमति सीमित कर दी है। लेकिन श्रीलंका पर चीन का कर्ज इतना ज्यादा है कि भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। वहां चीनी नौसैनिक अड्डा बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आप नक्शे पर देखें, चटगांव, हम्बनटोटा, ग्वादर, ये तीनों मिलकर भारत के चारों ओर एक तरह का खतरे का त्रिकोण बनाते हैं। एक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है ये। बिल्कुल, रणनीतिक दबाव। इसका मतलब ये हुआ कि चीन न केवल अपनी नौसेना और पनडुब्बियां भेज रहा है, बल्कि उनके रखरखाव और लंबे समय तक तैनाती के लिए इस क्षेत्र में स्थायी ठिकाने भी बना रहा है। हाँ, यही सबसे चिंताजनक बात है। जैसे हमने बात की, कराची शिपयार्ड को चीनी तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी पनडुब्बियां बनाना नहीं है, बल्कि वहां चीनी पनडुब्बियों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधा भी स्थापित करना है। अच्छा, ताकि उन्हें वापस चीन न जाना पड़े। बिल्कुल, इससे चीनी पनडुब्बियां अरब सागर में लंबे समय तक तैनात रह सकेंगी। इसी तरह ग्वादर बंदरगाह पर भी चीनी युद्धपोतों के लिए ईंधन भरने और रसद यानी लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ये सब मिलकर उत्तरी हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की सैन्य मौजूदगी को और मजबूत और स्थायी बना देंगे। इस पूरी तस्वीर में चीन के इस बढ़ते प्रभाव और पाकिस्तान को मिल रही नई ताकत के सामने भारत कहाँ खड़ा है? हमारी अपनी पनडुब्बी क्षमता की क्या स्थिति है? ORF लेख इस बारे में क्या कहता है? लेख के अनुसार स्थिति कह सकते हैं काफी चिंताजनक है। भारत के पास अभी 17 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, लेकिन इनमें से 11 पनडुब्बियां जो जर्मन टाइप 209 और पुरानी रूसी किलो क्लास की हैं, वो 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। 3 दशक से ज्यादा? जी हाँ, मतलब हमारे बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब है। नई पनडुब्बियां सिर्फ 6 हैं, जो फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की हैं, जिन्हें भारत में ही बनाया गया है। और सबसे बड़ी कमी, जिसकी हमने पहले बात की, भारत के पास एक भी AIP सुसज्जित पनडुब्बी नहीं है, एक भी नहीं। ये तो पारंपरिक पनडुब्बियों की बात हुई। परमाणु पनडुब्बियों के मोर्चे पर क्या स्थिति है? परमाणु पनडुब्बियों में 2 तरह की होती हैं। एक होती है SSBN,
यानी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। जी। ये हमारी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का आधार है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भारत के पास 2 स्वदेशी SSBN, INS अरिहंत और INS अरिघात सेवा में हैं, और तीसरी भी शायद जल्द शामिल हो जाए। जी। ये अच्छी बात है। और दूसरी तरह की? दूसरी होती है SSN, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ये दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए होती हैं। इस मामले में हमारे पास रूस से लीज पर ली गई एक अकेली SSN थी, INS चक्र। वो 2021 में वापस चली गई। अपना SSN बनाने का कार्यक्रम है, उसे मंजूरी भी मिल गई है 2024 में, लेकिन पहली पनडुब्बी हमें 2030 के दशक के मध्य तक ही मिल पाएगी। और नई पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए जो प्रोजेक्ट 75I है, उसका क्या स्टेटस है? उसकी बहुत बातें होती हैं। हाँ, प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई AIP वाली पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने की योजना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पर अभी जर्मनी की जो कंपनी है थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स, उसके साथ बातचीत अभी कह सकते हैं शुरू ही हुई है। इसमें भी कई साल लगेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि हमारे पास AIP नहीं है, नई SSN आने में 1 दशक से ज्यादा है, मौजूदा पारंपरिक बेड़ा पुराना हो रहा है, और अगले 10 साल तक कोई भी नई पनडुब्बी, चाहे परमाणु हो या पारंपरिक, मिलने की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, कमोबेश यही स्थिति है। और इसी बीच हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के पास 2028-30 तक 8 आधुनिक AIP पनडुब्बियां होंगी, और चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा ही रहा है। लेख का निष्कर्ष साफ है, एशिया में जो पनडुब्बियों की होड़ तेज हो रही है, उसमें भारत फिलहाल कमजोर स्थिति में नजर आता है। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि भारत अपने पड़ोसी और मित्र देशों जैसे वियतनाम और फिलीपींस की क्षमता बढ़ाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये प्रयास काफी हैं चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए? देखिए, प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन लेख के मुताबिक उनका असर अभी बहुत सीमित है। भारत ने पहले वियतनामी नौसैनिकों को किलो क्लास पनडुब्बी चलाने का प्रशिक्षण दिया है, जो हमारे पास भी है, और हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने वियतनाम की किलो क्लास पनडुब्बियों के मिड लाइफ अपग्रेड का प्रस्ताव भी दिया है। HSL को भारत की अपनी किलो क्लास के अपग्रेड का अनुभव है, तो ये एक अच्छी पहल है। और फिलीपींस के साथ भी पनडुब्बी समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर 2025 में चर्चा हुई थी। भारत का माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL, जो स्कॉर्पियन बनाता है, इसमें शायद कुछ भूमिका निभा सकता है। लेकिन लेख एक कड़वी सच्चाई की ओर भी इशारा करता है। वो ये कि जब तक भारत सिर्फ इरादे जताने या ट्रेनिंग जैसी छोटी-मोटी मदद करने के बजाय ठोस रूप में पनडुब्बियां या महत्वपूर्ण तकनीक मुहैया नहीं कराता, मतलब हार्डवेयर नहीं देता। हाँ, जब तक हार्डवेयर या गंभीर तकनीकी मदद नहीं देता, तब तक उसे इस क्षेत्र में चीन के मुकाबले एक द्वितीय खिलाड़ी ही माना जाएगा। लेख में यह भी कहा गया है कि भारत पर अक्सर वादे ज्यादा काम कम करने का आरोप लगता है, मतलब मोर टॉक देन एक्शन। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो पाकिस्तान को ये AIP पनडुब्बियां मिलना और हिंद महासागर में चीन की ये बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति, इसका भारत की सुरक्षा पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा? असर बहुत गहरा होगा और कई स्तरों पर होगा। ORF लेख का आकलन है कि 2028-30 तक पाकिस्तान के पास परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइलों से लैस 8 AIP पनडुब्बियां होंगी। ये भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का पूरा समीकरण बदल देगा। ये सिर्फ एक सीधा सैनिक खतरा नहीं है, बल्कि इन पनडुब्बियों के निर्माण, उनके रखरखाव, उनके लॉजिस्टिक्स में चीन की जो सीधी भागीदारी है, वो उत्तरी हिंद महासागर और अरब सागर में उसकी रणनीतिक पैठ को, उसकी मौजूदगी को स्थायी बना देगी। उसे इस इलाके में लंबे समय तक ऑपरेट करने का एक बहाना और एक ठिकाना दोनों मिल जाएगा। और नौसेना के ऑपरेशनल लेवल पर, मतलब समुद्र में रोजमर्रा के संचालन पर क्या चुनौती होगी? ऑपरेशनल चुनौती बहुत गंभीर होगी। देखिए, हिंद महासागर का पानी वैसे भी गर्म है, और गर्म पानी में पनडुब्बियों का पता लगाना, जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर या ASW कहते हैं, वो ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप सोचिए, AIP पनडुब्बियां जो हफ्तों तक पानी के नीचे लगभग चुपचाप बिना कोई आवाज किए छिपी रह सकती हैं, उन्हें ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। ये भारत की मौजूदा ASW क्षमताओं पर जबरदस्त दबाव डालेगा। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ORF लेख के अनुसार भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? आगे की राह क्या है? लेख का निष्कर्ष बहुत साफ है और कह सकते हैं काफी अर्जेंट भी है। भारत को तत्काल 2 मोर्चों पर पूरी ताकत से काम करने की जरूरत है। पहला, अपनी खुद की पनडुब्बी क्षमता को तेजी से बढ़ाना और आधुनिक बनाना। अपनी क्षमता बढ़ाना। हाँ,
इसका मतलब है न केवल नई पनडुब्बियां जल्दी बनाना, बल्कि एआईपी जैसी जो महत्वपूर्ण तकनीकें हैं उन्हें जल्द से जल्द हासिल करना और अपने बेड़े में शामिल करना। प्रोजेक्ट 75I और स्वदेशी एसएसएन कार्यक्रम को तेज करना होगा। और दूसरा मोर्चा है हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उन मित्र देशों की मदद करना जो चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं। अच्छा, मतलब दूसरों की भी मदद करनी होगी। जी हाँ, उनकी नौसैनिक क्षमताओं, खासकर पानी के नीचे की क्षमताओं को मजबूत करने में भारत को एक सक्रिय और सबसे जरूरी एक भरोसेमंद भूमिका निभानी होगी। सिर्फ बातें नहीं, ठोस मदद देनी होगी। यानी सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना काफी नहीं है, दूसरों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है। एक तरह से दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बिल्कुल। लेख का सार यही है कि भारत को अपना शस्त्रागार फिर से मजबूत करना होगा और साथ ही एशिया में पानी के नीचे शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। यह अब भारत के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बचा है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता, एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव बन गया है। तो ये थी ORF के इस महत्वपूर्ण लेख पर आधारित हमारी आज की गहन चर्चा। हमने समझने की कोशिश की कि कैसे चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत भारत के लिए हिंद महासागर में एक बड़ी और शायद बढ़ती हुई समुद्री सुरक्षा चुनौती पेश कर रही है। ये साफ है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। जी, और इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि भारत के लिए अपनी नौसेना, खासकर अपने पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाना और मजबूत करना अब कोई दूर की योजना नहीं हो सकती। ये एक तत्काल जरूरत है। और इसके साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ विश्वसनीय और ठोस सहयोग भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभ्यर्थी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है। ये न केवल सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी GS पेपर 2 और 3 के लिहाज से प्रासंगिक है, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करंट अफेयर्स के तहत इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें तकनीक के पहलू हैं जैसे AIP, भू राजनीति है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया है, कई चीजें जुड़ी हैं। हमें उम्मीद है कि ORF के इस लेख का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और भविष्य में ऐसे ही जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस विषय पर अगर आपके कोई सवाल है या कोई विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ अपने सीमित संसाधनों के भीतर अपनी पनडुब्बी क्षमता को तेजी से बढ़ाना है और दूसरी तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी की भूमिका भी निभानी है, जिसमें शायद संसाधन और लगेंगे। इन दोनों जरूरतों के बीच, जो कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत भी लग सकती हैं, भारत कैसे संतुलन साध सकता है? उसे किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।